नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, अ बैंकिंग प्रोफेशनल एंड कोच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो आजकल हर न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या सरकारी बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नया रूल आया है? क्या सरकारी बैंक्स अब प्राइवेट हो जाएंगे? क्या जॉब्स खतरे में है? यानी कि जो सरकारी बैंक्स में जॉब है, क्या वो खतरे में है? तो सबसे पहले मैं एक बात जरूर क्लियर करना चाहूंगा, सरकारी बैंक्स में अभी रिसेंटली कोई बड़ा चेंज फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर नहीं हुआ है। हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर में जरूर चेंज हुआ है, जहां पे एफडीआई लिमिट, एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो बढ़ाई गई है, लेकिन बैंकिंग में सिचुएशन सेम है। फिर भी ये टॉपिक बहुत जरूरी है क्योंकि इसका रिलेशन है आपकी नौकरी से, आपके पैसे की सेफ्टी से और देश की इकोनॉमी से। तो दोस्तों, आज हम डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है सरकारी बैंक्स के साथ। सबसे पहले समझते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। चलिए पहले बेसिक समझते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई। इसका मतलब होता है कि कोई दूसरे देश की कंपनी या इन्वेस्टर इंडिया में आके किसी कंपनी या बैंक में पैसा लगाए और उसमें ओनरशिप ले ले। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक दुकान है, एक अमेरिकन बिजनेसमैन आता है और कहता है कि मैं आपकी दुकान में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा और इसके बदले मुझे आपकी दुकान का 25% हिस्सा चाहिए। यही होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब सवाल यह है कि इंडिया की सरकारी बैंक्स में कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है? तो दोस्तों, इसका जवाब है 20%, 20%। मतलब अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कोई फॉरेन कंपनी पैसा देना चाहे तो मैक्सिमम 20% तक ही ओनरशिप ले सकती है। बाकी 80% या तो इंडियन गवर्नमेंट के पास होगा या इंडियन इन्वेस्टर्स के पास। यह रूल पुराना है और रिसेंट में इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब समझते हैं क्यों है ये 20% की लिमिट, क्या जरूरत है इसकी। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट ने यह लिमिट क्यों रखी है। दोस्तों, आंसर है प्राइवेट बैंक्स में तो ज्यादा एफडीआई अलाउड है, फिर सरकारी बैंक्स में क्यों नहीं? इसके 4 रीजंस हैं। नंबर 1 है बैंकिंग स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर कोई ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, जैसे मोबाइल फोन बनाना या क्लोथ्स बेचना, कपड़े बेचना। ये देश की फाइनेंशियल बैकबोन है। अगर बैंक कोलैप्स हो जाए या गलत हाथों में चले जाए तो पूरी इकोनॉमी डूब सकती है। 2008 में देखा होगा आपने, अमेरिका में यही हुआ था जब बैंक्स फेल हुए और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि बैंकिंग पर पूरा उसका कंट्रोल बना रहे। दूसरा इसका जो कारण है सोशल बैंकिंग। सरकारी बैंक सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते, इन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनानी पड़ती है। एग्जांपल के तौर पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आपने सुना होगा इसका नाम। इसका मतलब है कि बैंक्स को अपने टोटल लोन्स का 40% ऐसे सेक्टर को देना पड़ता है जहां सोसाइटी को बेनिफिट हो, जैसे छोटे फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस, एजुकेशन लोन्स, अफोर्डेबल हाउसिंग। प्राइवेट बैंक्स को यह उतना फॉलो नहीं करना पड़ता। उसके बाद है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये भी सुना होगा आपने, गांव गांव में बैंक ब्रांचेस खोलना, जनधन अकाउंट्स बनाना जहां पे जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल सके। ये प्रॉफिट वाला काम नहीं है, लेकिन सोसाइटी के लिए बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा कंट्रोल ले लेते हैं तो उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर नहीं होता है। अब तीसरा कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस में गवर्नमेंट का कंट्रोल। कोविड-19 के टाइम याद है आपको दोस्तों, जब लॉकडाउन लगा था और इकोनॉमी रुक गई थी, तब गवर्नमेंट ने सरकारी बैंक्स के थ्रू लाख करोड़ रुपए लोन दिए स्मॉल बिजनेस को बचाने के लिए। अगर ये बैंक प्राइवेट होते या फॉरेन कंट्रोल में होते तो ये पॉसिबल नहीं होता। और चौथा रीजन है डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी। बैंक्स के पास सबका पर्सनल डेटा होता है, आपकी इनकम, आपके ट्रांजैक्शंस, आपके सेविंग्स। अगर फॉरेन कंपनीज ज्यादा कंट्रोल ले ले तो ये सेंसिटिव डेटा बाहर भी जा सकता है। अब समझते हैं करंट सिचुएशन, कितने सरकारी बैंक्स हैं अभी। अब आते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ फैक्ट्स पर। दोस्तों, 2017 में इंडिया में 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे और 2025 महज 8 साल में सिर्फ 12 बचे हैं। ये कैसे हुआ? गवर्नमेंट ने जो किया उसे कहते हैं बैंक कंसोलिडेशन या फिर मर्जर। इसका मतलब है छोटे और वीक बैंक्स को बड़े और स्ट्रांग बैंक के साथ, बड़े और स्ट्रांग जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ मिलाना। कुछ मेजर मर्जर्स हुए थे, जैसे 2019-20 में जो मर्जर्स हुए थे, पंजाब नेशनल बैंक ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को एब्जॉर्व कर लिया। कैनरा बैंक ने सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर लिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज कर लिया। इंडियन बैंक ने इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने देना बैंक और विजया बैंक को भी मर्ज कर लिया था। दोस्तों, क्यों किए गए ये मर्जर? सवाल आ रहा होगा ना दिमाग में।
पहले भी आ रहा होगा, आपने रिसर्च भी किया होगा शायद। इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला रीजन है एनपीए प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये जो एनपीए वर्ड है ये बहुत कॉमन है, आपको पता होगा। एनपीए का मतलब होता है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये वो लोन होते हैं जो लोग या कंपनी वापस नहीं कर रहे। सिंपल लैंग्वेज, बैड लोन्स। इसका टाइम वैसे होता है 90 डेज। अगर 90 दिन तक पैसा वापस नहीं आया आपका लोन का तो वो बैड लोन्स में कंसीडर होता है, उसे एनपीए कहा जाता है। 2018 तक सिचुएशन बहुत खराब थी। सरकारी बैंक्स का टोटल एनपीए 14 से 15% के आसपास था। मतलब अगर बैंक ने 100 रुपए लोन दिए तो 14 से 15 रुपए वापस नहीं आ रहे थे। छोटे बैंक्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये लॉस हैंडल कर सके, इसलिए उन्हें बड़े बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया जिससे लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब गुड न्यूज ये है कि 2024 तक एनपीए रेशियो गिर के 3 से 4% तक आ गया। दूसरा जो रीजन है दोस्तों, ग्लोबल कंपटीशन। इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पीट करने के लिए इंडिया को बड़े बैंक्स चाहिए। चाइना के पास 4 मेगा बैंक्स हैं जो वर्ल्ड टॉप 10 में आते हैं। इंडिया में छोटे छोटे बैंक्स थे जो इंडिविजुअली वीक थे। मर्जर से साइज बढ़ा, कैपिटल बढ़ा और इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन पॉसिबल हुआ। तीसरा इसका जो रीजन है दोस्तों, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करना। हर बैंक को सेपरेटली मैनेज करना कॉस्टली है। एक सीईओ, एक बोर्ड, अलग अलग आईटी सिस्टम, अलग ब्रांचेस। मर्जर से ये डुप्लीकेशन कम होता है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। अब समझते हैं दोस्तों जॉब्स पर क्या असर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बैंकिंग एस्पिरेंट और करंट एम्प्लॉय के मन में आता है। क्या सरकारी बैंक की जॉब जो है वो खतरे में है? सीधी बात यह है, इमीडिएट डेंजर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लैंडस्केप चेंज हो रहा है। अब पॉजिटिव पॉइंट समझिएगा दोस्तों, गवर्नमेंट अभी भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। मतलब कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन इमीडिएटली नहीं होगा। इमीडिएटली का मतलब तुरंत, मतलब टाइम लग सकता है, बहुत टाइम लगेगा। और वैसे भी अगर मैं सच्चाई बताऊं, एक रिसर्च के हिसाब से बताऊं तो प्राइवेटाइजेशन करना बहुत मुश्किल है। मर्जर हो सकते हैं, उसमें भी 10 से 15 साल लगने के कुछ चांसेस हैं। बैंकिंग सेक्टर में मैन पावर की जरूरत हमेशा रहेगी क्योंकि यह सर्विस सेक्टर है। सीनियर्स पोजीशंस रिलेटिवली सिक्योर हैं क्योंकि एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की बेहद जरूरत पड़ती है। नाउ द कंसर्निंग पॉइंट इज न्यू रिक्रूटमेंट स्लो हो रहे हैं कंपैरेटिवली। अगर आप लास्ट 10 इयर्स का डेटा उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा न्यू रिक्रूटमेंट काफी स्लो हो रहे हैं। 2010 से 15 के बीच सरकारी बैंक में लाखों में रिक्रूटमेंट होती थी हर साल। 2020 के बाद रिक्रूटमेंट ड्रास्टिकली कम हुआ है दोस्तों। बहुत सारे बैंक्स ने हायरिंग फ्रीज भी कर रखा है। वीआरएस या वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो होता है, कई बैंक्स अपने एम्प्लॉयज को अर्ली रिटायरमेंट लेने के लिए इंसेंटिव्स दे रहे हैं। यह कॉस्ट कटिंग का ही तरीका है। ब्रांच रैशनलाइजेशन की बात करें, जब 2 बैंक्स मर्ज होते हैं तो एक ही एरिया में दोनों बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं तो डुप्लीकेट ब्रांचेस बंद हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक गांव में पीएनबी की एक ब्रांच थी और ओरिएंटल बैंक की भी एक ब्रांच थी तो मर्जर के बाद सिर्फ एक ब्रांच रहेगी। ब्रांचेस बंद होने से वहां के स्टाफ को रिलोकेट करना पड़ता है या रेड्यूंडेंसी आ जाती है। ऑटोमेशन और डिजिटल बैंकिंग की अगर बात करें, एटीएम्स, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ये सब ट्रेडिशनल बैंकिंग जॉब्स को रिप्लेस कर रहे हैं। जो काम पहले 10 काउंटर्स क्लर्क्स करते थे वो अब कस्टमर खुद ऑनलाइन कर लेते हैं। अब इसका फ्यूचर लुक क्या है दोस्तों? अगले 5 से 10 सालों में ये चेंजेस एक्सपेक्टेड है। एंट्री लेवल क्लरिकल पोजीशंस कम होंगी। टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग स्किल्स वाले एम्प्लॉयज की डिमांड बढ़ेगी। स्पेशलाइज्ड रोल जैसे क्रेडिट एनालिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। प्योर ट्रेडिशनल बैंकिंग जॉब्स नेचुरली रिड्यूस होंगी। एडवाइस फॉर जॉब सीकर्स, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, डिजिटल स्किल सीखिए। एक्सेल, डेटा एनालिसिस, बेसिक कोडिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग रखिए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर फोकस करिए। मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी रखिए। सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट बैंक्स भी देखिए। कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट रखिए क्योंकि सेक्टर इवॉल्व हो रहा है। अब दोस्तों आपने सुना होगा जब ये डिस्कशन चला कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो सरकारी बैंक्स में आ सकते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं या स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के शेयर्स जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला है लार्ज बैंक जिसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे बैंक्स आते हैं। रिलेटिवली स्टेबल परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट बैकिंग की वजह से डाउनसाइड लिमिटेड है लेकिन अपसाइड भी लिमिटेड है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिसेंट ऑप्शन है। वहीं पे कैटेगरी 2 स्मॉल सरकारी बैंक्स जहां पे वोलेटाइल परफॉर्मेंस, एनपीए कंसर्न ज्यादा है, मर्जर स्टॉक से अनसर्टेनिटी रहती है
रिस्की इन्वेस्टमेंट कंसीडर होते हैं। कंपैरिजन प्राइवेट बैंक से अगर किया जाए, अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स के स्टॉक्स कंपेयर करेंगे तो प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक कंसिस्टेंटली बेटर रिटर्न्स देते हैं। इनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा होती है, मतलब इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट है। पीएसयू बैंक यानी कि सरकारी बैंक की जो पीई रेशियो है लो होती है, मतलब अंडर वैल्यूड कंसीडर होती है। और अगर एफडीआई लिमिट बढ़े तो अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट एफडीआई लिमिट 20% से बढ़ा देती है तो ये चेंजेस आ सकते हैं। इमीडिएट स्टॉक प्राइस जंप करेगा, यानी कि अनाउंसमेंट के दिन ही प्राइस बढ़ जाएंगे। फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, मतलब बेटर फंडिंग से बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी। टेक्नोलॉजी अपग्रेड की बात करें तो फॉरेन पार्टनर्स एडवांस सिस्टम लाएंगे, मैनेजमेंट प्रैक्टिस इंप्रूव होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अडॉप्ट होंगे, वैल्यूएशन गैप कम होगा, सरकारी और प्राइवेट बैंक के वैल्यूएशंस के बीच डिफरेंस रिड्यूस होगा। लेकिन याद रहे यह भी स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि करंटली कोई ऐसा चेंजेस प्लान नहीं किया है, एक सिर्फ डिस्कशन का हिस्सा है, चर्चा का हिस्सा है। फ्यूचर में क्या होगा, चलिए अब बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। प्राइवेटाइजेशन का सवाल, 2021 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो 2 सरकारी बैंक्स को प्राइवेट करेगी, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन समझते हैं। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, बैंक एम्प्लॉयज की यूनियंस बहुत पावरफुल है, कोई भी गवर्नमेंट उनसे टकराव नहीं लेना चाहती। दूसरा है पब्लिक सेंटीमेंट, कॉमन लोग ट्रस्ट करते हैं सरकारी बैंक्स पर, प्राइवेट बैंक्स में उन्हें कॉन्फिडेंस कम है, स्पेशली छोटी जगहों पर। वैल्यूएशन इश्यूज, कौन खरीदेगा और कितने में, यह डिफिकल्ट क्वेश्चन है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस दोस्तों, गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ सरकारी बैंक्स अपने कंट्रोल में रखने चाहिए इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। रियलिस्टिक सिनारियो, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन यह हो सकता है, हालांकि इसमें बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा। गवर्नमेंट अपना स्टेक 51% से नीचे ले जाए लेकिन कंट्रोल बना रखे। स्ट्रैटेजिक सेल, जहां मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट पार्टनर को जाए, लिस्टिंग इंप्रूव हो और पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़े। और मर्जर्स, हाँ ये एक पक्का होने वाला है। एक्सपर्ट बोलते हैं कि नेक्स्ट, देखो अभी यहां पे अलग अलग एक्सपर्ट्स अपने अलग अलग राय दिए हैं, ठीक है। अगर बोला जाए, जैसे मैंने अभी बताया कि 10 से 15 साल लग सकते हैं कि जो सरकारी बैंक्स हैं वो मर्ज होके 4 से 5 बैंक्स बच सकते हैं, लेकिन अगेन टाइम लग सकता है। ये ग्लोबल ट्रेंड है दोस्तों। चाइना में 4 मेजर स्टेट बैंक्स हैं, यूरोप में भी कंसोलिडेशन हो चुका है, इंडिया में भी यही डायरेक्शन में जा रही है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल फ्यूचर की बात करें, ये सबसे बड़ा चेंज होने वाला है। नियो बैंक्स, ये कंप्लीटली डिजिटल बैंक्स है जिनका कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होता है। इंडिया में ये ग्रेजुअली आएंगे। एआई और मशीन लर्निंग, आपने हर जगह सुना होगा, मशीन लर्निंग, एआई, रोबोटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, तो लोन अप्रूवल, फ्रॉड डिडक्शन, कस्टमर सर्विस सब ऑटोमेटेड हो जाएगा। ब्लॉकचेन, फ्यूचर में ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर हो सकता है जो ज्यादा सिक्योर और फास्ट है। ओपन बैंकिंग, कस्टमर अपना डेटा डिफरेंट बैंक्स के बीच इजीली ट्रांसफर कर सकेंगे। सरकारी बैंक्स को यह सब अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना कंपटीशन में थोड़ा सा पीछा होने के चांसेस हैं। दोस्तों लास्ट में एक मिथ या गलतफहमी में बताना चाहता हूं, बहुत लोगों के दिमाग में है, सुननेगा जरूर। कुछ कॉमन मिथ है जो लोग बिलीव करते हैं, उन्हें क्लियर करना बेहद जरूरी है। मिथ नंबर 1 है सरकारी बैंक जल्द ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट को सरकारी बैंक चाहिए सोशल वेलफेयर स्कीम रन करने के लिए। हाँ, नंबर्स कम होंगे जैसे मैंने बताया, लेकिन कंप्लीटली बंद नहीं होंगे। मिथ नंबर 2, गलतफहमी नंबर 2, सरकारी बैंक जॉब कंप्लीटली सेफ है। देखो रियलिटी यह है, ट्रेडिशनली सेफ्टी अब नहीं रही है, राइट। एडॉप्टेबिलिटी जरूरी है, जो लोग अपस्किलिंग करेंगे वो बचेंगे, ये रियलिटी है। मिथ नंबर 3, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बैंक प्राइवेट हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। एफडीआई सिर्फ 20%, और अगर बढ़े भी 20% से तो गवर्नमेंट मेजॉरिटी स्टेक होल्डर रहेगी। ओनरशिप और कंट्रोल में फर्क है। मिथ नंबर 4, पीएसयू यानी कि सरकारी बैंक में पैसा अनसेफ है। गवर्नमेंट गारंटीड है दोस्तों, आपका पैसा कंप्लीटली सेफ है। ये प्राइवेट बैंक से भी ज्यादा सेफ है इस मामले में। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी सरकारी बैंक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। अब यहां से सीख क्या है, अभी रिसेंट में एफडीआई रूल्स में कोई चेंज नहीं हुआ है सरकारी बैंक्स के लिए। मर्जर्स और कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेंगे। जॉब्स में ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज हैं स्किल्ड पीपल के लिए। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना सबसे जरूरी है। फ्यूचर में कुछ
4 से 5 या उससे ज्यादा 5-6 के आसपास मेजर सरकारी बैंक बचेंगे। बैंकिंग सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रही है और नेचुरल प्रोसेस है, चेंज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जो चेंज है वो प्रकृति का हिस्सा है, बस प्रिपेयर रहने की जरूरत है। तो आज दोस्तों अभी मैं बताता हूं, जैसा आप लोगों को पता है कि अड्डा 24/7 या बोलूं करे 24/7 हमारा कोलैबोरेशन हुआ है अलग अलग बैंकों से, उसमें से एक है कोटक महिंद्रा बैंक। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है, फिर से वही चीज आ गई, प्राइवेट बैंकिंग में बेहतरीन मौका है, थाने लोकेशन में अपॉर्चुनिटी है। ये कोई आपका ब्रांच नहीं होगा, ये बैकएंड होगा, काम होगा आपका वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का। सैलरी होगी 26,000 इन हैंड सैलरी, एंड जो इसमें एलिजिबिलिटी है वो सिंपल है, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, आपकी उम्र होनी चाहिए 25 साल के अंदर अंदर, आपको बेसिक कम्युनिकेशन आनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें फुलफिल करते हैं तो बिना देर किए आप फॉर्म भरिए। कोटक महिंद्रा बैंक में वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का काम है और असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि सर मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी जाना चाहिए, साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन मैं बस इतना मेरा मानना है कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऐसा ना हो कि किसी भी जॉब की तैयारी करते करते आप 7 साल 8 साल 10 साल लगा देते हैं। दोस्तों मैं मानता हूं बच्चे हैं, आते हैं मेरे पास 38 37 की एज होती है, बस यही कहते हैं सर मैं 15 साल से 10 साल से 8 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मत करिए प्रिपरेशन, करिए। 3 साल 2 साल 3 साल अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हैं, नहीं निकल रहा, आप प्रिपरेशन स्टॉप मत करिए, आप रुकिए मत, क्योंकि आप 2 से 3 साल में आप एकदम प्रो बन चुके हैं, शायद आप प्रो बन चुके हैं। आप रुक करिए प्राइवेट बैंक या प्राइवेट जॉब की तरफ, लेकिन अपना प्रिपरेशन स्टॉप मत करिए, क्योंकि जब आप 2-3 साल करते हैं ना लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता तो लोग आपको गलत तरीके से देखने लगते हैं, बैड परसेप्शन या नेगेटिव परसेप्शन से देखने लगते हैं। लोगों को लगता है कि यार इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा मतलब ये पढ़ाई नहीं करता, ये मन लगा के नहीं पढ़ता, ये स्ट्रैटेजिकली नहीं पढ़ता। ये सारी चीजें मुझे पता है, लेकिन अब वो बच्चा, वो इंसान जिसको ये सब सुनना पड़ता है ना, मुझे पता है वो कितने तरीके से पढ़ता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी हमारा समय हमारे साथ ना हो। तो आपको यही कहूंगा, आपकी अगर एज हो रही है, आप अगर 2-3 साल आपको लग गया है लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो प्राइवेट बैंक के पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। अड्डा 24/7 हमेशा आपके लिए था, पहले भी था, आज भी है, जिंदगी भर रहेगा। तो बस यही कहूंगा, आप जुड़िए, कोटक महिंद्रा बैंक में अपॉर्चुनिटी लीजिए, राइट, और अच्छे से अपने स्किल्स पे काम करके कोटक महिंद्रा बैंक का हिस्सा बनिए, अपने करियर की शुरुआत करिए। कुछ भी कंसर्न है दोस्तों, मैं फ्री के बैंक फाइनेंस का कोर्स लाता रहता हूं, मेरा सेशन चल रहा है फ्री में, वो भी BFSI करियर 24/7 के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप देख सकते हैं, और 3:10 पे रोज मेरा सेशन होता है। आप जाइए, देखिए, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां पे, तो आप हिस्सा बनिए। अगर आप अभी 20-21 साल के हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, डट कर लगे रहिए। मैं बस यही कहूंगा, अगर आप 20 से 22 साल के बीच में हैं और अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारा कुछ छोड़ के फोकस करिए उस चीज में। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और सेशन में, नेक्स्ट जॉब शो में जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।